नमस्कार। आज हम एमएड द्वितीय वर्ष में अध्यापक शिक्षा विषय के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा का वैश्वीकरण बिंदु का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विभिन्न देशों में अध्यापक शिक्षा में कौन कौन से नवाचार हुए हैं और वहाँ अध्यापक शिक्षा में प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अध्यापक शिक्षा में वैश्वीकरण को समझ पाएंगे और उसके आधार पर हम भारत में भी अध्यापक शिक्षा में विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का मूल्यांकन कर पाएंगे। शिक्षक शिक्षा मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, अतः विद्यालयी शिक्षा का वैश्वीकरण अथवा शिक्षक शिक्षा का वैश्वीकरण, यहाँ पर दोनों बातें एक ही समझ में आती हैं। शिक्षक शिक्षा चूँकि विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, अतः यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें शिक्षक शिक्षा में चयन प्रक्रिया, सेवारत शिक्षकों की प्रक्रिया, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, शिक्षण प्रविधियाँ, स्टाफ डेवलपमेंट आदि से संबंधित नवाचारों का हम विश्व के विभिन्न देशों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसमें जापान, चीन, कोरिया, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, रूस, मलेशिया आदि मुख्य हैं। सर्वप्रथम जब हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में शिक्षकों के चयन में व्यावसायिक एवं सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है, अर्थात व्यावसायिक रूप से भावी अध्यापक में कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं, वह व्यवसाय के अनुसार पॉजिटिव है या नहीं है, तथा सामाजिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक और विद्यालय भी समाज का ही एक अंग होते हैं। द्वितीय, अकादमिक निष्पत्ति आधारित चयन की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित चयन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आमतौर पर किसी भी परीक्षा में या किसी भी प्रवेश परीक्षा में अकादमिक निष्पत्ति को आधार बनाया जाता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में अकादमिक निष्पत्ति आधारित चयन की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित चयन प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है क्योंकि वर्तमान में शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश के बाद में हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ पाए हैं और उसके आधार पर हम शिक्षकों का चयन कर पा रहे हैं। भावी शिक्षकों की शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, मुख्य यह देखने की बात है कि जो शिक्षक बनने वाला है अथवा भावी शिक्षक है, उसकी शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है। यदि अभिवृत्ति सकारात्मक होगी तो हम उस भूमिका को अच्छे से निभा पाएंगे। अगला बिंदु है कर्मठता। कर्मठता मुख्य चीज़ है। यदि शिक्षक कर्मठ होगा तो वह अपने पेशे के प्रति ईमानदार होगा। कस्बे के विद्यालय के हेडमास्टर से शिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र लाना होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस कस्बे में भावी शिक्षक रह रहा है, उस कस्बे के विद्यालय के हेडमास्टर से यदि हम प्रमाण पत्र लेंगे तो कस्बे का विद्यालय का हेडमास्टर है, वह हमारे समाज में उपस्थित रहता है और वह उस बच्चे के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता होगा, इसलिए उससे प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। व्यक्तिगत परीक्षण और अकादमिक उपलब्धि, यहाँ पर भावी शिक्षक को प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से भी परीक्षण किया जाता है और उसकी अकादमिक उपलब्धि को भी देखा जाता है। इसके अलावा साक्षात्कार भी लिया जाता है और शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है। एक शिक्षक है वह स्वस्थ होना जरूरी है। यह बात विशेषकर यहाँ पर देखी जाएगी कि यदि शारीरिक रूप से शिक्षक स्वस्थ है तो वह अपने व्यवसाय के प्रति ज़्यादा ईमानदार हो सकेगा और अपना ज़्यादा योगदान दे सकेगा। इसके पश्चात हम देखें मलेशिया। मलेशिया में 2 प्रकार से शिक्षकों के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवस्था की जाती है, जिसमें 2 परीक्षाएं हैं।
एक है TED और MOE। इस परीक्षा में चयन हेतु साक्षात्कार से छूट दी जाती है। दक्षिण कोरिया में साक्षात्कार को एक बिंदु में रखा गया है, लेकिन मलेशिया में साक्षात्कार से छूट दे दी गई है। अब यदि हम मालदीव को देखें तो मालदीव में PTTC की परीक्षा होती है और इसमें वही लोग बैठ सकते हैं जिनकी निम्न योग्यताएं हो, जिन्होंने सामान्य शिक्षा के 7 ग्रेड पूरे कर लिए हैं, उनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो, 18 से कम नहीं हो और 35 से अधिक नहीं हो। इसके अलावा चयन परीक्षा में गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा द्विवेही मातृभाषा संबंधी प्रश्न साक्षात्कार परीक्षाएं ली जाती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है यह है कि गणित और पर्यावरण अध्ययन के बाद वहाँ उन्होंने अपनी मातृभाषा को महत्व देने का प्रयास किया है। द्विवेही मातृभाषा मालदीव की मातृभाषा है और उससे संबंधित प्रश्न साक्षात्कार अथवा परीक्षाएं ली जाती है। और हमारी वर्तमान शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा से संबंधित अथवा स्थानीय भाषाओं से संबंधित विविध प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शिक्षक को मातृभाषा में पढ़ाने की भी अनुमति होगी और ऐसे स्थानीय शिक्षकों को लगाया जाएगा उस क्षेत्र में जहाँ पर वो उस स्थानीय भाषा के बारे में जानते होंगे। इसके बाद हम चीन की तरफ देखें तो चीन में अध्यापक शिक्षा में प्रवेश एक राष्ट्रीय एकीकृत योजना के द्वारा किया जाता है। इसमें यहाँ पर चीन में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग परीक्षाएं न लेकर के राष्ट्रीयकृत परीक्षा एकीकृत योजना के द्वारा ली जाती है और अच्छे विश्वविद्यालय को चयन करने का पहले मौका दिया जाता है। जो स्तरीय विश्वविद्यालय होगा वह पहले चयन का मौका प्राप्त करता है, जिससे वह अच्छे भावी शिक्षकों को अच्छी सी ट्रेनिंग दे सकता है। इसके अलावा प्रवेश परीक्षा में परीक्षा ग्रेड देखा जाता है, स्वास्थ्य संबंधी साक्षात्कार लिया जाता है और शिक्षण अनुभव भी देखा जाता है। प्रवेश परीक्षा से पहले शिक्षण का अनुभव देखा जाता है कि वह शिक्षण में कितना उपयुक्त है, उसको कौन कौन से कौशल शिक्षण से संबंधित आते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विचारधारा तथा किस अवस्था में शिक्षण व्यवसाय अपनाने का निर्णय लिया है यह भी जरूरी है। वह किस राजनीतिक विचारधारा का है यह भी देखा जाता है और प्रवेश प्राप्त करने वाला किस अवस्था में अपने आप को शिक्षण व्यवसाय में लाना चाहता है, इसे हम अभिवृत्ति से जोड़ सकते हैं। इसके बाद भावी शिक्षकों में ज़रूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को वजीफ़ा दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को शिक्षण के क्षेत्र में लाया जा सके। इसलिए उन्हें या तो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को अथवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा संस्तुति आधारित प्रवेश परीक्षा भी यहाँ पर होती है। यदि कोई अधिकारी या कोई संस्था रिकमेंड करता है कि प्रवेश परीक्षा ली जाए, तब भी अध्यापकों की प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा लोक ब्यूरो भी प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हैं। चीन में लोक ब्यूरो है जो प्रशिक्षणार्थियों का चयन करता है। यहाँ पर सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण के पश्चात कुछ समय क्षेत्र में अवश्य पढ़ाते हैं जहाँ उनका चयन हुआ है। प्रशिक्षणार्थियों का या भावी शिक्षकों का जहाँ पर चयन हुआ है वहाँ पर वह प्रशिक्षण के पश्चात कुछ समय उसी क्षेत्र में अवश्य पढ़ाते हैं। इसे हम इंटर्नशिप से जोड़कर देख सकते हैं। प्रशिक्षण लेने के पश्चात उसी क्षेत्र में पढ़ाने से प्रशिक्षण देने वाले उनकी शिक्षण कौशल को अच्छी तरह परख पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न देशों में भावी शिक्षकों के प्रवेश हेतु किस किस प्रकार की योजनाएं हैं और क्या क्या नवाचार हैं, और इनमें से कुछ नवाचार हमारे यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं और कुछ नई शिक्षा नीति में अपनाए जाने की आशा है। इस प्रकार हम अगर भारत में शिक्षा का वैश्वीकरण करना चाहें या हम देखना चाहते हैं कि भारत में शिक्षा का वैश्वीकरण कितने
मात्रा में हुआ है तो हमें इन देशों की शिक्षा नीतियों या प्रवेश परीक्षाओं या चयन की नीतियों को देख करके ये निर्णय किया जा सकता है कि हम वैश्विक हैं या नहीं हैं, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में वैश्वीकृत हैं या नहीं हैं। और यदि नहीं हैं तो हमें इनमें से जो भी अच्छी बातें हैं उसे अपनाना होगा, जिससे हमारी शिक्षक शिक्षा या हमारी अध्यापक शिक्षा वैश्वीकृत हो। धन्यवाद।